हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ज्ञान एक्सपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता मौर्य साइंस विषय के साथ आज प्रेजेंट हुई हूँ। चलिए साइंस का एक टॉपिक देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन, पाचन का अर्थ क्या है? किसी चीज को पचाना। तो पचाना क्या है? किस तरीके से हम अपनी बॉडी की सारी प्रोसीडिंग करते हैं। कोई हमने फूड लिया तो फूड कैसे हमारी बॉडी के अंदर एडॉप्ट होता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, यही प्रोसेस जो है पाचन है। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग को जरूरत क्या होती है, भोजन में जरूरत क्या होती है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। एंजाइम तो एक तरह से रासायनिक क्रिया है, लेकिन बेसिक जरूरत ये होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन्स की। लेकिन ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये विटामिन्स है या वसा है, हमारे शरीर की जो लैंग्वेज शरीर है वो इन सब की लैंग्वेज को नहीं समझती है। वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, वसा को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है, तब जाके ये उसके अनुकूल बनता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अगर गेहूं, चावल या धान या कोई कच्चा रॉ मटेरियल्स को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जब तक हम उसको अपने अनुकूल नहीं बना लेते हैं। अनुकूल का मतलब हुआ जब उसको पका लेते हैं तो वो उसको हम आसानी से खा सकते हैं, वो स्वादिष्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है दाल चावल सब्जी रोटी की भाषा नहीं समझती है। ये ग्लूकोज की भाषा समझती है, फैटी एसिड की भाषा नहीं समझती है। ये जो है एमिनो एसिड की भाषा समझती है, कार्बोहाइड्रेट की भाषा नहीं समझती है। एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, अगर पाचन का हम डेफिनेशन देखते हैं तो एक इसके डेफिनेशन कहा जाएगा, जल तथा एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। किसके सहायता से? जल तथा एंजाइम। ठीक, जल तथा एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब क्या है? ये हमारा जटिल है, ये जटिल है। और जब हम इसको एंजाइम के थ्रू, जब हम इसको चबाते हैं और ये चबाने के बाद इसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, और एंजाइम्स के मिलने के बाद जब ग्लूकोज, यही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, हमारी ग्लूकोज के फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाता है, यही वसा फैटी एसिड के फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाता है, तो ये सरल बन जाता है। तो ये क्या, कार्बोहाइड्रेट एक जटिल भोज्य पदार्थ है जबकि ग्लूकोज एक सरल भोज्य पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चावल खाएं, चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट चावल को हमारी बॉडी नहीं पचा पाएगी। इसके लिए जो है बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसी तरह से जैसे हमने रोटी खाया, रोटी में या दाल खाई, दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन डायरेक्ट प्रोटीन को हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से इसमें एंजाइम्स जो है इंक्लूड होते हैं, तो जाके ये जो है डाइजेस्ट होता है। ठीक उसी तरह से फैटी एसिड यानी कि वसा भी। तो आइए देखते हैं कि ये पाचन होता क्या है, किस किस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। पाचन, पाचन को जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा आहार नाल और दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचन ग्रंथियां यानी एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और दूसरा है, पहला है एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या होता है? इसका पहला पार्ट होता है मुख गुहा, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और साथ में बड़ी आंत। और इसी को, इन्हीं सब की प्रोसेस में, इन्हीं बीच में एक आता है सहायक पाचन ग्रंथियां, बहुत जिसमें आता है लार ग्रंथियां, लीवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से भोजन हमारा पचता है।
भोजन हमारा सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं और इन लार ग्रंथियों से लार का सेक्रेशन होता है। लार का सेक्रेशन होता है। जनरली ये जो लार है, जो जो लार ग्रंथियों से लार का सेक्रेशन हुआ, इन लार में 99% वाटर पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। इसी 1% एंजाइम की क्या भूमिका होती है, आइए देखते हैं। 1% एंजाइम में दो टाइप का एंजाइम पाया जाता है। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को जनरली इमाइलेज भी बोलते हैं। ये टाइलिन जो है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन का हमारे जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पर एंजाइम होगा भोजन का पाचन वहीं पर होगा। जहां पर एंजाइम नहीं पाया जाएगा वहां पर भोजन का पाचन नहीं होगा। तो हमारे लार में एंजाइम पाया जा रहा है। एंजाइम कौन सा? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य क्या है? टाइलिन और मुख गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो कौन से भोजन का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है और स्टार्च एक प्रकार का माल्टोज है और ये माल्टोज क्या है? हमारा एक तरह का ग्लूकोज है। दूसरा हमारा जो एंजाइम्स है वो लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है कि सपोज दैट हमने खाना खाया, खाने में कुछ बैक्टीरिया है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस खाने में लगी हुई है, तो वो हमारे मुख में गई। तो मुख में लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? अगर बैक्टीरिया उस खाने में है तो वो जीवाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है। उस एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम में ये क्षमता होती है कि वो जीवाणुओं को मार देता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं, आंसू में पाए जाते हैं और पसीना में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो ये लार होती है हमारी, लार में जो है जनरली 3 टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती है। कितने टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती है? तीन जोड़ी ग्लैंड्स पाई जाती है। तीन जोड़ी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहली है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स हमारी क्या होती है? जिह्वा के नीचे होती है। कहाँ पर होती है? जिह्वा के नीचे। और ये सब जोड़े में पाई जाती है। जिह्वा के, हमारी जीभ के दोनों नीचे की तरफ, जब जीभ को उठाएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो दो ग्लैंड्स पाई जाती है, जहां जिसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इससे भी लार का सेक्रेशन होता है। दूसरी ग्लैंड्स होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये कहां पर पाई जाती है? हमारे जबड़े के नीचे। इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जबड़े के नीचे की, जबड़े की जो हड्डी होती है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, इसलिए इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये तीसरी होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये हमारे दोनों कान के नीचे होती है, यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस। अगर पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण होता है तो जो हमारी ये पैरोटिड ग्लैंड्स है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और जिसके कारण से दर्द होता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में गलसुआ या मम्स बोलते हैं। गलसुआ या मंक्स बोलते हैं। और इन तीन जोड़ी लार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है वो हमारी क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो कौन सी होगी, हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होगी। चलिए, लार हमारा हमारा जो है ये लार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो भोजन है, भोजन जो है हमारा, सबसे पहले भोजन हमारा मुख गुहा में आया। मुख गुहा के बाद भोजन हमारा जो है ग्रास नली में आया। ग्रास नली में आया। ग्रास नली क्या होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो मुख को आमाशय से जोड़ती है, हमारे मुख को आमाशय से जोड़ती है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर एंजाइम होगा भोजन का पाचन वही होगा। तो ग्रास नली में एंजाइम कोई भी नहीं पाया जाता है। बस ग्रास नली का कार्य इतना है कि ये जो मुख गुहा है, यहाँ पर जो हमने भोजन किया हुआ है, उस भोजन को ग्रास नली के द्वारा ये आमाशय में लाने का कार्य करता है। आमाशय में लाने का कार्य करता है। और इसकी जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली की जो दीवार में है ना, उसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस यानी कि श्लेष्म, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जो भोजन को आगे सरकने में मदद करता है। और जो भोजन है ना, भोजन इसमें पेनिस मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति के माध्यम से हमारे आमाशय में आता है, जिससे ये इसको भोजन को पहुंचने में आसानी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली से आमाशय में भोजन किस तरीके से आता है, किस माध्यम से आता है। तो क्वेश्चन आंसर बोला जाएगा कि पेरिस्टेंसिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आता है। अब भोजन हमारा जो है आमाशय में पहुंच गया। अब देखते हैं आमाशय में क्या प्रोसेस होती है। आमाशय में ये हमारा जो फिगर है, एक आउटर डायग्राम है आमाशय का। भोजन हमारा यहाँ पे क्रमाकुंचन गति के द्वारा यहाँ आमाशय में पहुंच गया। आमाशय में कार्य क्या होता है, आमाशय में कार्य ये होता है कि आमाशय की जो आउटर लेयर होती है उसमें एक ऑक्सीएंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्सीएंटिक सेल का कार्य क्या होता है, HCl का सेक्रीशन करना, HCl को स्रावित करना, HCl का सेक्रेशन करना। HCl क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है जिसका pH लगभग 0.6 होता है, pH होता है। ये बहुत ही घातक अम्ल है। अगर इसको हम नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला दें तो ये सोने को भी गला देता है। नाइट्रिक अम्ल को के साथ जब हम HCl को मिलाते हैं तो एक एलिमेंट बनता है, कंपाउंड बनता है एक्वा रेजिया, जिसको हिंदी में हम अम्लराज बोलते हैं। और अम्लराज बहुत ही आसानी से सोने को गला देता है। तो सोचिए कि हमारे आमाशय की दीवारों से HCl का सेक्रेशन हो रहा है। HCl का कार्य क्या है, HCl का कार्य क्या है, अब देखते हैं। HCl का जो कार्य है, जो हमारा यहाँ पर भोजन आया हुआ है, सबसे पहले भोजन को गलाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। साथ ही साथ अगर हम भोजन कर रहे हैं, कभी कभार होता है कि भोजन में कुछ कंकड़ पत्थर हैं, तो उसको भी जब इतना ज्यादा प्रबल अम्ल है तो वो कंकड़ पत्थर को भी गला सकता है। तो अगर कंकड़ पत्थर हमारे भोजन में आया है तो जैसे ही आमाशय में भोजन पहुंचता है वो कंकड़ पत्थर को गलाने का काम करता है। साथ ही साथ अभी मैंने बताया था कि मुख गुहा में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जा रहा है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि वो भी जीवाणुओं का भक्षण करता है। लेकिन अगर वो जीवाणु थोड़ा सा प्रबल है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो लाइसोजाइम उस पर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो सपोज दैट वो अगर आमाशय में आ गया, तो आमाशय में आ गया तो आमाशय में जो HCl है अब उस लाइसोजाइम से ज्यादा प्रबल है, ये लाइसोजाइम से ज्यादा प्रबल है।
तो इस वजह से ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। यहाँ पर जो भोजन के साथ जीवाणु आए हैं उसको खाने का, उसको भक्षण करता है, उसको मार देता है। और साथ ही साथ भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि जो हमारा भोजन है हमारे आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। इतनी देर में तो अगर बाहर भी हम खाना रख देते हैं मिक्स करके तो वो भी खराब होने लगता है। और इसमें तो हमारे पेट में गया है, आमाशय में गया है, और आमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स भी मिक्स हो रहे हैं, उसमें लार भी मिक्स हो गई है, सलाइवा मिक्स हो गई है, गैस जो है और भी चीजें मिक्स हो गई है, तो जिसकी वजह से ये भोजन सड़ सकता है। तो भोजन हमारा सड़े ना, उससे एक प्रिजर्वेशन का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है क्या हमारा HCl, भोजन को सड़ने से हम ये बचाता है। वो ये हो गया हमारा HCl का कार्य। अब इसी आमाशय में क्या होता है कि एक यहीं पर छोटी छोटी क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस का कार्य क्या होता है? जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। भोजन में अगर हमने प्रोटीन लिया है, भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा है तो वो प्रोटीन को पचाता है। एक तरह का रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम केसीन, केसीन प्रोटीन होता है, ये दूध में पाया जाता है। केसीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। तो ये जो रेनिन एंजाइम है, केसीन एक तरह का प्रोटीन ये भी है, इसको पचाने का कार्य करता है। म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन क्या करता है? HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट का पाचन करता है। अब इसके बाद दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये जो म्यूसिन है HCl से सुरक्षा प्रदान करता है, किस तरीके से? क्योंकि अभी मैंने बताया कि HCl बहुत ही प्रबल अम्ल है, ये सोने को गला सकता है, तो आमाशय की दीवार को गलाएगा नहीं, आमाशय को गला नहीं सकता है, आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल पहुंचा सकता है। इसी कारण से यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है आमाशय के, जहां पर यहाँ पर HCl का सेक्रेशन हो रहा है, HCl का सेक्रेशन हो रहा है, और आमाशय की दीवार में एक लेयर बना देता है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिन लेयर। ये क्या करता है? ये जो है HCl से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इससे हमारी आमाशय की दीवार को क्षति नहीं पहुंचती है। कभी कभी क्या होता है कि विज्ञान में हर कुछ चीजें अपवाद भी है, अगर सभी चीजें ऑथेंटिक है तो उसमें से 1-2% चीजें अपवाद भी है, इससे हमें नकारा नहीं जा सकता है। अपवाद क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? अभी आप आगे पढ़ेंगे, ग्लैंड्स में एक है पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे वर्क करती है, जैसे आज हमने दोपहर में 12 बजे खाना खाया तो 2-4 दिन वही रूटीन फॉलो करते हैं तो अगले दिन फिर से हमको भूख लग जाएगी उसी टाइम पे। तो कभी कभी क्या होता है कि 12 बजे हम खाना खाए हैं और हमको जैसे ही 12 बजता है बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद हमें ये बताती है कि अब हमें भोजन की आवश्यकता है। भोजन यहाँ आएगा तो ये HCl अपना कार्य शुरू करेगा, गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना कार्य शुरू करेगी, और हमने 12 बजे खाना नहीं खाया, भूख लगी थी, तो क्या होता है, जो ये म्यूसिन है यहाँ से HCl का सेक्रेशन हो रहा है, HCl का सेक्रेशन हो रहा है, तो इसको फूड जो है डाइजेस्ट करने के लिए तो मिल नहीं रहा है, तो वे धीरे 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 क्या करता है, म्यूसिन की दीवारों को काटता है, म्यूसिन की दीवारों को काटता है। अगर बहुत टाइम तक, क्योंकि आज हमने 12 बजे खाना खाया, कल 2 बजे खाया,
उसके बाद जो है 3 बजे खाया, कभी खाया ही नहीं। तो इस तरीके से जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब ये हो गई कि वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि हमें भोजन का जो हमारे एंजाइम का सेक्रेशन है वो किस टाइम करे। तो एंजाइम उसमें सीक्रेट हो रहा है, टाइम बे टाइम सीक्रेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो जो है ये इसकी दीवारों को काट रहा है, दीवारों को काट रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये HCl इसकी दीवारों को काट देता है, पतली कर देता है। तो इसमें एक फफोले लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और जिसमें अल्सर नामक, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अल्सर, पेट में अल्सर हो गया है, पेट में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि जो HCl है ये हमारी आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो आमाशय है, आमाशय से भोजन क्या होता है और कहाँ जाता है। आमाशय से भोजन, जब उसमें एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो गए, एंजाइम का पाचन कर लिया, तो भोजन हमारा कहाँ पर आया, इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन दो टाइप की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। टोटल इसकी लेंथ होती है इंटेस्टाइन की 22 फीट, और स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 17 फीट, और इसकी लेंथ होती है 5 फीट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जा रहा है और इसकी लेंथ भी ज्यादा है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जा रहा है और इसकी लेंथ कम है। तो अभी बताते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि ये हमारी आमाशय के पास से ये जुड़ी हुई है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका व्यास क्या कम है, जबकि इसका व्यास जो है ज्यादा है और इसका व्यास कम है। तो व्यास के आधार पर इसे बांटा गया है, इसे व्यास के आधार पर डिवाइड किया गया है। व्यास के आधार पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है व्यास कम है, लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास ज्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये हमारा लार्ज फिगर है, एक तरह से आउटर डायग्राम है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कार्य कैसे करता है। तो ये जो हमारा आमाशय है, आमाशय से यू शेप में इस तरीके से जो मुड़ा हुआ है पार्ट है, ये हमारा है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है। उसके बाद ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ यहाँ पर इतनी दूर का ये जो पार्ट है ये है जेजुनम, और उसके बाद का ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा इलियम। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, इलियम है। और भोजन का सबसर पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है, हमारा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस भाग में, इलियम में। इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आइए इसको समझने से पहले, ये जो हमारा ड्यूडेनम है, ये जो यू शेप की संरचना बनी हुई है जहां से आमाशय और ये हमारी आंत जुड़ी हुई है, हमारी छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम। इस फिगर में देखिएगा आप लोग, ये जो हमारा ड्यूडेनम है, ये हमारा क्या है, ये ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम से एक डक्ट निकली हुई है, एक नलिका निकली हुई है, यहाँ इधर की तरफ गई है, ये जिसको हम कहते हैं लीवर। और यही लीवर से अटैच एक और संरचना है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। लीवर का कार्य है, लीवर में जो है गैस्ट्रिक जूस, लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर, ये जो है इसमें पित्त बनता है। लीवर का कार्य है पित्त बनाना, पित्त,
पित्त बनता है, लेकिन बनता लीवर में है पर स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये पित्त का काम क्या होता है? पित्त रस में जो हमारा ये इसमें से पित्त रस निकलता है, इस पित्त यहाँ जो स्टोर होता है, इस पित्त रस में क्या होता है? एंजाइम कोई नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है कि ये पाचक सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक तरह से पाचन की प्रक्रिया में जो है मदद करता है। पित्त नहीं पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जब हम कोई फैट लेते हैं, वसा लेते हैं, तो ये जो वसा है इसमें क्या होता है? जल और वसा में घुलकर, जल में जो है वसा घुलकर इमल्सीकरण का कार्य करता है। ये जो पित्त रस निकलता है, इस पित्त रस का कार्य होता है कि जल को वसा में घोलता है। घोलने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसका कार्य ये होता है। तो ये जो पित्त रस है, गाल ब्लैडर है, यहाँ डक्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये क्या हुआ? हमारे ड्यूडेनम में आया, यानी कि छोटी आंत में आया। और यहीं पे हमारा जो है पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का कार्य क्या होता है? पहले इसको समझते हैं, फिर पैंक्रियाज का बताते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारे ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में आने के बाद, ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद भोजन जो है हमारा क्या होता है? भोजन ज्यादा मात्रा में जो है सबसे पहले मैंने बताया कि भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम से भोजन हमारा जेजुनम में आ गया। जेजुनम में जो जेजुनम है, जेजुनम और इलियम, जेजुनम से इलियम में आया। जेजुनम प्लस इलियम में 5 तरह के एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। वो एंजाइम्स कैसे कार्य करता है? सबसे पहला इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो उसको प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। दूसरा हमारा क्या है? माल्टेज। माल्टेज एक तरह का माल्टोज है जो कि ग्लूकोज है। ये माल्टेज को माल्टोज में परिवर्तित करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरा लैक्टेज। लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज में परिवर्तित करता है और लैक्टोज एक तरह का ग्लूकोज है। सुक्रेज, जो सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज को सुक्रोज में परिवर्तित करता है और सुक्रोज भी एक तरह का ग्लूकोज है। और लाइपेज, लाइपेज एक तरह का वसा है। वसा को जो है फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। देखिए हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो कोशिकाएं जो है हमारा कैसे फूड को एब्जॉर्ब करती हैं? कोशिकाओं को हमें क्या चाहिए? कोशिकाओं का जो फूड होता है, जो हमारी सेल्स होती है, उसका जो फूड होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। उसका जो फूड होता है वो ग्लूकोज होता है। हमारी जो सेल्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। उसको एंजाइम प्रोटीन से मतलब नहीं है, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज से मतलब नहीं है, उसको ग्लूकोज से मतलब है। तो हमें क्या होता है? इतनी प्रोसेस के बाद ये जो भोजन है हमारा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन है, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया इसीलिए इसे बोला जाता है कि जो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जो है ये जो भोजन है हमारा बड़ी आंत में गया। भोजन हमारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। इन रसांकुर को क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। रसांकुर का काम क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज अभी हमें मिला, इतनी प्रोसेस के बाद में जहां पर ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज क्या करेगा? रसांकुर इसमें जो है छोटी छोटी कैपलरीज बनी होती हैं।
कैपिलरीज होती हैं, जिस कैपिलरीज के माध्यम से उसमें वेसल्स, उसके माध्यम से वेसल्स जुड़ी होती हैं जहां पर ब्लड पाया जाता है। और जो ये ब्लड है ना, यही हमारे भोजन को, ग्लूकोज को पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा। और जब ग्लूकोज को पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा तो हमारे कोशिकाओं को क्या मिलेगा? एटीपी। और हमें ऊर्जा किस रूप में, बॉडी को ऊर्जा हमारी किस रूप में चाहिए? एटीपी के रूप में चाहिए। ग्लूकोज के रूप, जब ग्लूकोज हमें मिलेगा तो हमें एटीपी मिलेगी, एटीपी से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसके बाद, छोटी आंत के बाद, ऐसा नहीं है कि खाना जितना हमने खाया है वो सारा डाइजेस्ट ही हो जाए। इसमें भी कुछ मात्रा में जो अनडाइजेस्ट है, जिसको हमारी बॉडी नहीं पचा पा रही है, वो क्या होगा? अब यहां से ये बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत में उसका सबसे पहला भाग होता है सीकम। सीकम से ये फूड जो है ये हमारा पहुंचा कॉलन में। कॉलन के बाद हमारा फूड जो है यहाँ पे पहुंचा रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू इसको बाहर कर देगा। लेकिन ये जो फूड है ऐसे ही बाहर नहीं हो जाएगा। ये जो फूड है इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। तो ये जो हमारी बड़ी आंत है ये जल को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो फूड है, फूड को आसानी से रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल देगी। कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। अब आइए इसमें एक थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या होता है कि यहाँ पर जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में को हम हमारे शरीर की, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पैंक्रियाज हमारे शरीर की एक मिक्स ग्लैंड है। क्या है हमारे शरीर की? ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लैंड दो टाइप्स की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है, कुछ ग्लैंड्स एंजाइम का सेक्रेशन करती है और कुछ ग्लैंड जो है हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। लेकिन जो पैंक्रियाज है हमारा, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सेक्रेशन करता है। किस तरीके से करता है? इसमें एक सेल्स पाई जाती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिसमें 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी सेल पाई जाती है? अल्फा, बीटा और गामा। 3 टाइप्स की जो है सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में रूपांतरित करता है। ये ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स है, ये जो क्या, इसका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बीटा सेल्स का कार्य क्या होता है? ये इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और ये इंसुलिन क्या होता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और गामा सेल्स का क्या होता है? गामा सेल्स से सोमैटोस्टेरिन, नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, या भोजन का अवशोषण और उसको एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण करने में अवशोषण
किसका? भोजन का अवशोषण प्लस स्वांगीकरण करने में क्या करता है? मदद करता है। अगर इन हमारे शरीर में और इसी में क्या होता है, जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है, अगर इसी बीटा सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा जो है हमें कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाएगा। क्यों? बीटा सेल्स में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो सॉरी, ये वर्ड गलत बोल दिया मैंने। जो बीसा जो हमारा बीटा सेल्स है, जो हमारा बीटा सेल है, इसमें क्या होगा? इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज एक तरह की शुगर होती है हमारी बॉडी के में, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और कभी कभी ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। तो ग्लूकोज की कमी को, अगर ग्लूकोज कम हो गया तो क्या होगा? और ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ग्लूकोज कम हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज हमारा ज्यादा हो गया तो हाइपर, हाइपर इस प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया। आई होप कि आपको पसंद समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो प्लीज एक बार इसे जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ क्या चीजें नहीं समझ में है। आज की क्लास में बस इतना ही। तो धन्यवाद।